आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो कि आपको पढ़ना है एलएलबी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी के बारे में जो हम देखेंगे तो इसमें कुछ आधार हैं, उस आधार पे हम इसको चेक करेंगे। जैसे कंपनी की क्लासिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन के आधार पे क्या है, लायबिलिटी के आधार पे क्लासिफिकेशन क्या है, कंपनी के जो निर्माण है वो उसमें जो सदस्य की संख्या है, नंबर ऑफ द पर्सन्स, उसके आधार पे क्या है। तो इस तरीके से कंपनी के क्या क्लासिफिकेशन है, कितने तरह की कंपनियां हैं, इसको कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पे, इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कंपनी क्या है। इनकॉर्पोरेशन के आधार पर, इनकॉर्पोरेशन के आधार पे अगर कंपनी को हम देखें तो एक नाम आता है, वो है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी क्या है? चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी है जो राजा के द्वारा एक स्पेशल चार्टर्ड के द्वारा, रॉयल चार्टर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया जाता था। एक अधिकार पत्र दिया जाता था, इंग्लैंड के महारानी के द्वारा अधिकार पत्र दिया जाता था और ये चार्टर्ड कंपनी का निर्माण हो जाता था। हालांकि आज के डेट में अगर हम चार्टर्ड कंपनी का अस्तित्व इंडिया में देखें तो चार्टर्ड कंपनी का कोई अस्तित्व हमारे यहाँ नहीं है। चार्टर्ड कंपनी पास होता था, एक रॉयल चार्टर दिया जाता था वहाँ के किंग के द्वारा और वो बनाया जाता था। जैसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी क्या? स्पेशल चार्टर्ड के द्वारा। वहाँ ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक चार्टर जारी किया था 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर जारी किया था और इस चार्टर के द्वारा इस कंपनी का निर्माण किया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से कंपनियों का निर्माण होता था। ऐसी कंपनियां को बहुत अधिकार प्राप्त होते थे। वो भारत में आते तो थे, लेकिन इसके सदस्य अगर कोई ऋण लिया है इन्होंने यहाँ से, तो इस तरह के ऋण के लिए दायी नहीं होते थे, तो काफ़ी व्यापक अधिकार में होते थे। हालांकि अब हमारे यहाँ इस तरह की कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी जो कंपनी का प्रकार है वो कंपनी है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, पार्लियामेंट में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इसको बनाया जाता है। ये जनरली इस तरह की कंपनियां नेशनल इंटरेस्ट का कोई कारोबार करती हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी काम करती है। जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, औद्योगिक वित्त निगम, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, एसबीआई, इस तरह की जो ये सब क्या है, ये सब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बनाई गई कंपनियां। जब जब इस तरह की नीड्स, ज़रूरत पड़ती है कि इस तरह की कंपनियों को बनाया जाना चाहिए फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो इस तरह की कंपनियों का निर्माण कराया जाता है और ये इसको स्पेशल पावर होते हैं और ये पार्लियामेंट में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इनको बनाया जाता है। तीसरी तरह की जो कंपनी है जिसको हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है वो है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी कौन होती है? रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में हमने पहले भी आपके पहले के वीडियो में डिस्कस किया है। इसको 2 सब क्लॉज 20 में बताया गया रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में। क्या है रजिस्टर्ड कंपनी? रजिस्टर्ड कंपनी, द कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड, वो ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और बिफोर एनी लॉ। मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो कंपनी हमारे यहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है या उसके पहले जो हमारे यहाँ लॉ थे उसके अंतर्गत जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वो सारे क्या हैं? वो सारे रजिस्टर्ड कंपनी हैं। तो ये रजिस्टर्ड कंपनी की परिभाषा आपको कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है आपके सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 में।
देखिए मैं आपको दिखा भी दूँ, ये जो एक्ट है इसमें सेक्शन 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट, सेक्शन 2 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डिफिनीसन पार्ट है कंपनीज एक्ट का, और इसमें करीब 92 सेक्शंस हैं, 95 सेक्शंस हैं। इन 95 सेक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए, या किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी जो 95 सेक्शंस हैं, जो डिफिनीसन सेक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग इसके डिफिनीसन सेक्शंस को यहाँ से देखते भी चलेंगे। तो सेक्शन 220 क्या है? सेक्शन 220 मैंने आपको बताया वो है कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013 एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ये है सेक्शन 220 कहता है। तो ये तो 3 तरह की कंपनी थी अकॉर्डिंग टू द इनकॉर्पोरेशन के आधार पे। अब अगर हम देखें लायबिलिटी के आधार पे, लायबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के आधार पे अगर कंपनी को हम बांटे तो कंपनी 2 तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक है अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी को अगर हम देखें तो ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 92 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 सब क्लॉज 92 में अनलिमिटेड कंपनी के बारे में कहा गया है कि अनलिमिटेड कंपनी मीन्स ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब अनलिमिटेड कंपनी इसका जो डिफिनेशन दिया गया है 2 सब क्लॉज 92 में, इसमें कहा गया है कि कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। मतलब अनलिमिटेड कंपनी में इसके मेंबर्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी मेंबर्स ने मिल करके आपस में कोई कंपनी शुरू किया और कंपनी शुरू करने के बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिट नहीं होती है लायबिलिटी की। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स हैड लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स, नॉट हैविंग एनी लिमिट, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे किसी ने कोई कंपनी शुरू किया, XYZ एक कंपनी है, इस XYZ में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी इसके मेंबर हैं। इन्होंने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया और इस कंपनी को जब ये शुरू कर रहे हैं तो इस कंपनी को आगे चल कर के क्या होता है? लॉस होता है। मान लीजिए इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लॉस होता है, 1 करोड़ का ये लॉस हुआ कंपनी को, 1 करोड़ का लॉस हुआ। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप देखा गया कंपनी 1 करोड़ के लॉस में जा रही है। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी का समापन होगा तो उस समय इस मिस्टर ए, बी और सी और डी ये देखेंगे कि कंपनी के खुद के जो एसेट्स हैं उसको चुकाने के बाद भी कंपनी 1 करोड़ रुपए के लॉस में जा रही है। तो इस ए, बी और सी और डी को की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। इनकी खुद की जो संपत्ति है उससे भी इनको ये पैसा चुकाना पड़ेगा। तो परिभाषा में ये अनलिमिटेड कंपनी मीन्स ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर्स की कोई लायबिलिटी की लिमिटेशन नहीं होती है, उनको वहाँ तक चुकाना होगा जहाँ तक उनकी स्वयं की संपत्ति भी इसमें लग जा सकती है। इसलिए अनलिमिटेड कंपनी अब कमी देखने को मिलती है। दूसरा है हमारा लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में भी लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? वैसी कंपनी जिसमें ठीक इसका उल्टा है, वैसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन लिमिटेड को फिर हम दे सकते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी जिसको सब 2 सब क्लॉज 21 में बताया गया। और दूसरा है लिमिटेड बाय शेयर, इसको बताया गया है क्या? 222 में। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब नाम से ये स्पष्ट है कि ऐसी कंपनी जिसमें अगर किसी जो कंपनी है उसके मेंबर्स ने गारंटी ले रखी है
कि भाई ये कंपनी XYZ है, इस कंपनी में मैं 1 लाख रुपए तक की गारंटी लेता हूँ, मतलब 1 लाख रुपए तक मैं इसको चुकाऊँगा अगर कंपनी लॉस में जाती है तो। एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप, कंपनी का जिस समय समापन हो रहा होता है उस समय कंपनी अगर लॉस में जाती है तो इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिट होती है। कितनी लिमिट होती है, जितना इसने लिया है, 1 लाख रुपया लिया। किसी मेंबर्स ने अगर 2 लाख रुपये के लिए, किसी मेंबर्स ने 2 करोड़ के लिए, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, वहीं तक होगी। उनकी बाकी जो संपत्ति है वो उस कंपनी के लॉस को चुकाने के लिए नहीं ली जाएगी, जबकि अनलिमिटेड कंपनी में क्या था, उनकी वो संपत्ति ली जा सकती थी। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर मतलब लिमिटेड बाय शेयर अनपेड शेयर, अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट मतलब कोई कंपनी ऐसा है जिसमें मेंबर्स ने उसके शेयर ले रखे हैं। अब शेयर्स के मूल्य मान लीजिए टोटल मूल्य 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए में किसी ने 50,000 रुपया पे किया हुआ है और 50,000 रुपया पे नहीं किया है, तो इनकी लाइबिलिटी कहाँ तक है, जो अनपेड अमाउंट है, 50,000 रुपये जो इन्होंने पेमेंट नहीं किया है उस अमाउंट तक अगर कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम अपने सारे कर्जों को चुकाने, सारे एसेट्स वगैरह के पैसे काटने के बाद अगर कंपनी लॉस में जाती है तो वैसी स्थिति में कंपनी का लॉस कहाँ से चुकाया जाएगा, कंपनी का सदस्यों का जो अनपेड अमाउंट है वहाँ से लिया जाएगा। और इनकी लाइबिलिटी कहाँ तक है, तो इस 50,000 रुपये तक है जिसको इन्होंने शेयर्स में नहीं चुकाया है, इन्होंने पे कंपनी को नहीं किया है। तो ये है आपकी लिमिटेड ऑफ कंपनी के बारे में। सेक्शन 221 में इसकी परिभाषा दी गई है बाय गारंटी के बारे में, और बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में 222 में है, इसको भी देख लीजिए एक बार। 221 एंड 222 Company limited by guarantee means a company having the liability of its member limited by the memorandum। मेमोरेंडम में जो अमाउंट आपने बताया है, मेंबर्स ने बताया है कि भाई हम इतने की गारंटी लेते हैं, may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। कब, वाउंड अप के टाइम में। एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स का, वहाँ तक उसकी लायबिलिटी बनेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और जो मेमोरेंडम में उसने बताया है कि हम इतने अमाउंट तक हमारे शेयर्स अनपेड हैं, इतने अमाउंट तक शेयर हम ले रहे हैं, हमने लिया है इसका, और अगर गारंटी है तो गारंटी के थ्रू वो बताया जाना चाहिए। अब इसमें भी अगर देखें हम कंपनी के बारे में, तो आगे अगर देखें तो अनलिमिटेड लिमिटेड कंपनी के बारे में देखें तो एक कंपनी होती है, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने सुना होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कहाँ बताया गया, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनी को बताया 2 सब क्लॉज 68 में। ये भी क्या है, डेफिनेशन सेक्शन है। 268 में प्राइवेट कंपनी को बताया गया। 268 में प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम जो मेंबर्स की संख्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ, इसको जो प्राइवेट कंपनी के बता रहे हैं वो बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के संख्या के आधार पर। तो प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स की संख्या होती है वो कम से कम 2 होती है, कम से कम 2, एक्सेप्ट 1% कंपनी। 1% कंपनी में मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो 200 होती है, एक्सेप्ट 1% कंपनी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स का क्या है, लिमिटेशन है मेंबर्स की। ऐसी कंपनियां जो होती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, ये अपने शेयर्स आउटसाइडर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। अगर इन्हें आउटसाइडर को ट्रांसफ़र करना हो तो इसमें काफ़ी रूल रेगुलेशंस हैं। तो आउटसाइडर को ट्रांसफ़र करना आसान नहीं है, ट्रांसफर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर्स मिनिमम और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सेप्ट सिंगल पर्सन कंपनी, वो तो अलग है, उसके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे।
हाँ, अगर किसी ज्वाइंट मेंबर ने, दो मेंबर एक साथ हैं, एक साथ किसी शेयर को लिया हुआ है, एक शेयर लिया हुआ, तो वैसे लोगों को हम सिंगल ही काउंट करते हैं। प्लस इसमें जो लोग काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, पहले जो एम्प्लॉई रह चुके हैं या प्रेजेंट में जो एम्प्लॉई के रूप में काम कर रहे हैं, वो क्या होंगे, वो इस तरह की कंपनी में इस तरह के मेंबर्स में 200 की संख्या गिनने में या 2 की संख्या गिनने में वो काउंट नहीं होंगे। ऐसी कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती है, पब्लिक इशू नहीं ला सकती है, ऐसी कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती। ऐसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पहले क्या था, पहले पेड अप कैपिटल जो है इसका, वो क्या था, पेडल कैपिटल पहले 1 लाख था, जिसको 2015 में कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इस नियम को अब हटा दिया गया। तो ये मोटे मोटे तौर पे क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशंस भी मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेशन सेक्शन में। दूसरा है अपना पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2 सब क्लॉज 71 में। पब्लिक कंपनी 271 सब क्लॉज के अनुसार क्या है, पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। हाँ, इसमें प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी है, इसमें मेंबर्स को लेकर के किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेंबर्स के लिए, कितने भी मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। और ऐसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, पब्लिक इशू नहीं ला सकती थी, लेकिन ये पब्लिक में इशू ला सकती है, ये प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है, शेयर आमंत्रित, पब्लिक से शेयर आमंत्रित कर सकती है, ज़्यादा पूंजी जुटा सकती है। तो इस तरह की कंपनी पब्लिक कंपनी होती है। ये कंपनियां जो होती है वो बड़ी कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बड़ी कंपनी होती है, बड़े बड़े काम करती है। और इसमें जो मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 7 होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। इस कंपनी में पेडअप कैपिटल जो है, पेडअप कैपिटल, वो पेडअप कैपिटल 5 लाख रुपया पहले था, लेकिन जैसे इसमें आफ्टर द कंपनीज एक्ट 2015 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद इस जो प्रोविजंस है इस तरह के, वो उसमें हटा दिए गए हैं। अब इस तरह के कोई प्रोविजंस वहाँ पे नहीं है। चलिए इसमें एक बार बेयर एक्ट में देख लेते हैं, सेक्शन 268 एंड 271। देखिए 268 आप देखेंगे तो ये है 268, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, और ये हटा दिया गया है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब वो मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर हटा दिया गया है। बाकी रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और जो बातें मैंने बताई वो इसमें लिखे हुए हैं। और 271 मीन्स पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी एंड हैज़ मिनिमम पेड कैपिटल शेयर्स। ये जो द वर्ड्स ऑफ 5 लाख रुपीज सच हायर पेड अप कैपिटल ओमिटेड बाई एक्ट 21 ऑफ 2015। तो ये है आपके क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। अब जो है तो आपने ये तीनों तरह से के बारे कंपनी के बारे में देखा, चार्टर्ड कंपनी, हाँ, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, ये सारी कंपनी है। इसके अंतर्गत और भी कंपनियाँ आती है। इसी प्रकार से अब 1 पर्सन कंपनी आ गई है, जो जिसमें अकेला एक व्यक्ति किसी कंपनी का निर्माण कर सकता है। 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। इसमें एक ही व्यक्ति होता है जो कंपनी का निर्माण कर सकता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स देखेंगे कि ये 1 पर्सन कंपनी एक निर्माण करता है, लेकिन इसको एक अपना साथ में नॉमिनी भी डालना होता है, और ये किस तरीके से काम करता है, इसके राइट्स एंड ड्यूटी क्या होते हैं, इसको भी डिटेल्स में हम लोग बाद में देखेंगे। एक और कंपनी, अलग तरह की कंपनी होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सेक्शन 8 में जिसके बारे में दिया गया, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में कहा गया है। ऐसी कंपनी के बारे में जो ऐसी कंपनी जिसका उसका अगर मार्जिनल नोट पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है सेक्शन 8 में, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल
ऑब्जेक्ट्स ETC। मतलब ऐसी कंपनियां जो चैरिटी का काम करने के लिए आती हैं, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से काम करने के लिए आती है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो वैसी कंपनी का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंतर्गत और अब द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ऐसी कंपनी का निर्माण किया जाता है। ऐसी कंपनी को ये छूट मिली होती है कि अपने नाम के पीछे प्राइवेट या पब्लिक इस तरह का वर्ड, इस तरह के जो वर्ड हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत इनको नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कंपनियां किस क्षेत्र में काम करती है? जैसे किसी कंपनी को एडुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, ऐसी कंपनियां रिसर्च के हो, एडुकेशन हो, या सोशल वेलफेयर का काम हो, सोशल वेलफेयर हो, या फिर स्पोर्ट्स हो, या फिर साइंस हो, या आर्ट्स, इस तरह के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां क्या हैं? इस तरह के वेलफेयर का काम करती है इन सब क्षेत्रों में, और ऐसी कंपनी क्या कहलाती है? ऐसी कंपनियां सेक्शन 8 के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन होता है। ऐसी कंपनी में कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी इसमें आकर के मेंबर बन सकता है। ऐसी कंपनियों का मेंबर कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी बन सकता है। इसके प्रॉफिट में जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में इसके मेंबर्स इसकी प्रॉफिट को नहीं ले सकते हैं। ऐसी कंपनियों के जो प्रॉफिट होते हैं, उस प्रॉफिट को पुनः इसी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, इसी कंपनी के का जो मेमोरेंडम में जो इस कंपनी के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर द चैरिटी। इस कंपनी का ऑब्जेक्ट है नॉट फॉर द प्रॉफिट, तो इसके जो ऑब्जेक्ट है चैरिटी का, उसी में लगाया जाता है। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसी कंपनियां नहीं बनाई जाती है, और इसीलिए इस तरह की कंपनी को कई तरह की छूट भी मिली हुई है। ऐसी कंपनी में को बहुत छूट तो मिली हुई है, लेकिन ऐसी कंपनी में अगर कोई चेंजेज करना चाहे, MOA में, मेमोरेंडम में अगर कोई चेंज करना चाहे, तो वैसे चेंज करने के लिए इनको स्वयं से चेंज नहीं कर सकते हैं, इनको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेनी होती है। ये है इस तरह की कंपनी, सेक्शन 8। दूसरी एक और कंपनी होती है, सेक्शन 8 की तो कंपनी ये हो गई। दूसरी और एक कंपनी होती है जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? देखिए, प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो इस तरह के कोई प्रोविजंस नहीं है, नो प्रोविजंस इन कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013 में इस तरह का कोई प्रोविजंस नहीं है। इस तरह की कंपनी जनरली काम करने के लिए जो आती है, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है। किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने आती है, या फिर कहें हार्वेस्टिंग में, हैंडीक्राफ्ट में, इस तरह के काम को करने के लिए इस तरह की कंपनी आती है। इसके प्रोविजंस यहाँ नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे पुराने कंपनीज एक्ट थे, कंपनीज एक्ट 1956, उसके अंतर्गत कंपनियाँ इस तरह की बनी और वो काम कर रही है। ये काम इस तरह के काम करती है। तो ये कुछ हैं कंपनी के प्रकार जिसको आपने देखा, जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। और भी कुछ कंपनी के प्रकार हैं जिसको हम लोग देखेंगे। चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर वो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो हम लोग आप इसका दूसरा पार्ट देख लीजिएगा, जिसमें और भी कुछ तरह की कंपनी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और फिर वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी है। थैंक यू।